कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे तुम्हारा आज भी इंतज़ार है और मुझे यकीन है तुम ज़रूर आओगी। साथियों, एक प्रैक्टिस सेट जो है कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स का 8 है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। सक्षम अभियान की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया जरा बताएंगे। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो सक्षम अभियान की शुरुआत जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वर्ष जो है 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। सेरेना विलियम्स को या गरबाइन मुगुरुजा को या सोफिया केनिन को या विक्टोरिया अजारेंका को। तो ये किसको दिया गया है, सोफिया केनिन को दिया गया है। सोफिया केनिन को दिया गया है। वर्ष 2020 का WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 3 दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भूटान के साथ, जर्मनी के साथ या मॉरिशस के साथ या फिनलैंड के साथ। तो 3 दिसंबर 2020 को जो है भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है, किस राज्य की नोगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो किसको चुना गया है, तो मणिपुर को चुना गया है। अगर मणिपुर की बात किया जाए तो यहाँ की कैपिटल कहाँ है, इम्फाल है, और यहाँ के CM का नाम क्या है, N बीरेन सिंह, ध्यान रखेंगे। और गवर्नर नजमा हेपतुल्लाह जी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है। लक्षद्वीप है या अंडमान एवं निकोबार है, जम्मू एवं कश्मीर है या चंडीगढ़ है। तो कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती, और यहाँ के प्रशासक कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, द बैटल ऑफ बॉलिंग के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है जरा बताएंगे। रस्किन बॉन्ड या विकास खन्ना या चेतन भगत या शशि थरूर। तो इसके लेखक कौन है, शशि थरूर जी है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है। नोजोमी ओकुहरा है या PV सिंधु है या ताई जू यिंग है या चेन यूफी है। तो कौन है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल एवं पुरुष एकल के विजेता कौन है, बताएंगे। जवाब देंगे साथियों, तो ताई जू यिंग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है। ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो बताएंगे ये बास्केटबॉल खेलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि हाल ही में जो है किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ड्रैन टैंक को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि जल शक्ति जो है मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें जो किस राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र या राजस्थान। तो ये तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर रहा। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ के CM MK स्टालिन जी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित साहब है। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में CM और गवर्नर भी पूछ लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में क्या कहा जा रहा है कि नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया। ये क्या थे, गिटार बजाते थे, वीणा बजाते थे या तबला बजाते थे या वायलिन बजाते थे। तो TN कृष्णन जो है वायलिन बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 12 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 27वें जो है भारत
सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? सिम्बेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? अंडमान सागर में किया गया था। अंडमान सागर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि हाल ही में जो है कहाँ संयुक्त भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फलों के उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार या तेलंगाना? तो कहाँ किया गया था हाल ही में? तो ये केरल में किया गया था। अगर केरल की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वैश्विक जो है भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 91वां रहा या 94वां रहा या 101वां रहा, 102वां रहा? तो वैश्विक जो है भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है 94वां रहा। ध्यान रखेंगे 94वां रहा, 94वें स्थान पर रहा भारत। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या कहा जा रहा है कि एशियन जो है पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। फेई फेई होगा या मिराई तुबा होगा या योडली होगा या बोरोबी होगा? तो क्या होगा? तो ये फेई फेई है। फेई फेई शुभंकर है एशियन पैरा खेल 2022 का। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 में देखेंगे, 17 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने हेवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? इजराइल किया है या रूस किया है या जापान किया है या चीन किया है? तो कौन किया है? तो रूस ने किया है। ध्यान रखेंगे रूस किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या मॉरिशस के द्वारा या न्यूजीलैंड के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है जलवायु आपातकाल की घोषणा 2020 में? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है कि यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है, लाहौर है, ढाका या काठमांडू है? तो कौन है दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर पूछा जा रहा है यहाँ। ध्यान रखेंगे तो कौन है शहर प्रदूषित शहर? लाहौर है। लाहौर है शहर पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है, पंजाब में शुरू की गई है या महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब है। ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे मित्रों। 21 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया? चाय का या कपास का या केसर का या कॉफी का? तो किसका किया गया? तो एक बताएंगे जरा। कपास का किया गया। कपास का किया गया कस्तूरी नाम से। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए आप लोग। 22 में क्या कहा जा रहा है कि सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त जो है रूप से शुरुआत की गई? बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका या इंडोनेशिया? तो किसके बीच शुरू किया गया? तो मालदीव के बीच मालदीव के बीच शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि किसने जो है वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? मार्गरेट एटवुड ने या सलमान रश्दी ने, विकास खन्ना ने या लुइस ग्लुक ने? तो किसने जीता है? तो मार्गरेट एटवुड ने जीता है। ध्यान रखेंगे मार्गरेट एटवुड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे हम लोग। 24 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? रामगढ़ को या धलाई को या चंदौली को या श्रावस्ती को? तो किसको प्राप्त हुआ है? श्रावस्ती को प्राप्त हुआ है। श्रावस्ती को प्राप्त हुआ है। श्रावस्ती को प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है साथियों? किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक जो है स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? कौन सा मंत्रालय है बताएंगे? तो ये मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किरण का शुभारंभ किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है जो कि मैथमेटिक्स से है? एक किसी जो है ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए ने काम प्रारंभ किया और 16 दिन के बाद चला गया। शेष काम बी जो है 44 दिनों में पूरा किया। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसको कैलकुलेशन निकाल कर आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे संभव नहीं है बनाना।
इसीलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को इतना % लाभ तथा अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, तो शेष भाग को 6% पर हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका जो है लाभ प्रतिशत आप लोग निकाल करके बनाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, बन जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैथ का हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है दरोगा में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ग का परिमाप जो है 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का दुगुना है, उसका अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करे जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो आयत का परिमाप निकालेंगे, इसके बाद वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे, अधिवृत्त का व्यास निकालेंगे और उसका परिधि निकाल लेंगे हम लोग। जो आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उसका HCF 8 है, तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात कीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, जो निकालिएगा वही आपको आंसर आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि कहा जा रहा है कि अमित जो है 6 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर की ओर जाता है तथा इतना किलोमीटर चाल से वापस आता है। आने जाने में कुल जो है उसको 16.5 घंटा का समय लगता है। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप लोग बनाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, थोड़ा ही कैलकुलेटिव है, इसको आप लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे क्या होगा। इसका जवाब आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। कमेंट साथियों आप लोग जरूर कीजिए, जो भी राय देना हो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, आप अपनी सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर से बेहतर इसको कर सकें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं। 31 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि यदि जो है कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। कोई व्यक्ति जो सीढ़ी पर चढ़ता है और फिर जो चढ़कर उतर जाता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो 0 होगा। ध्यान रखेंगे, कार्य क्या होगा वहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे विस्थापन 0 होगा, इसलिए तो वहाँ पे कार्य भी 0 होगा ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। एक पारसेक जो है किसके बराबर होता है, तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। 33 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र। तो अदिश राशि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका अदिश राशि नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, निम्न में से किस जो है स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 25 डिग्री शुष्क वायु में, 25 डिग्री आर्द्र आयु में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वायु में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वायु में या 27 डिग्री आर्द्र आयु में। तो जो है कहाँ जो है अधिकतम होगा ये पूछा जा रहा है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र आयु में जो है अधिकतम होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र आयु में जो है अधिकतम होगा ध्वनि का वेग। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। 35 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, चुंबकीय क्षेत्र का एक ASI मात्रक क्या है। गॉस है, वेबर है, टेस्ला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का ASI मात्रक क्या है बताएंगे आप लोग, तो टेस्ला होता है। ध्यान रखेंगे, टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। आगे क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी। 20 यूनिट की या 15 यूनिट की या 10 यूनिट की या 50 यूनिट की। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट गुने घंटा। तो वाट कितना है आपका 200 है और घंटा कितना है आपका 5 है और 10 दिन है। तो क्या करेंगे, 200 गुने 5 गुने 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताएंगे आप लोग, 10,000 वाट घंटा आएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो, और जो है उसको जो है यूनिट में बदलिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा, अगर कोई वस्तु को चंद्रमा पर ले जाइएगा तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन रहेगा बताइए, वो अपवर्तित रहेगा द्रव्यमान उसका। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाइए। 38 में क्या कहा जा रहा है साथियों, जब पानी में नमक मिलाया जाता है
तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पानी में नमक मिला दीजिएगा तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, और गलनांक घटता है। तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, और गलनांक घटता है। यही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे हम लोग। 39 में क्या कहा जा रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। व्यक्तीकरण, विवर्तन, परावर्तन या ध्रुवन। तो क्या होता है, ये ध्रुवन होता है जो कि केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में ध्रुवन कभी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाइए। 40 को देखिए। 40 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था। कौन, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 में क्या कहा जा रहा है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, तो S और P प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। S और P प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 की तरफ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। क्या कहा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में, परमाणु जो है रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। कौन, भारी जल या ग्रेफाइट, कैडमियम, और इसमें दे रखा है A और B। तो परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है, भारी जल और ग्रेफाइट भी करता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा A और B। क्वेश्चन नंबर 43 को बनाएंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जो है ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। दोनों की तरह कौन व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है, तो बताएंगे साथियों HNO2, 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 HNO2। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पटाखे जब आप उड़ाते हैं तो पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, तो स्ट्रोंसियम के कारण उत्पन्न हो जाता है। स्ट्रोंसियम के कारण उत्पन्न हो जाता है पटाखे में लाल रंग। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाएंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जो कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा कोशिकांग जो है जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है, तो रसधानी जो है जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। ये रसधानी जो है जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 को बनाइए। 46 को देखिए। 46 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा एंजाइम जो है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज या ट्रिप्सिन या पेप्सिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब देंगे साथियों, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाएंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है साथियों, बहुत आपके घर में कॉकरोच होगा, आप लोग देखते होंगे प्रतिदिन। कॉकरोच में जो है हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए। तो उसमें कितना होता है, हृदय कोष्ठकों की संख्या 13 होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाइए। 48 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल क्या होता है। रक्त बिंबाणु का जो है जीवन काल क्या होता है, तो 3 से 5 दिन का होता है जीवन काल। रक्त बिंबाणु का जो है जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को बनाएंगे। 49 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि अमीबा में किस प्रकार का जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन तो किस प्रकार का, तो विखंडन प्रकार का जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हिस्ट्री से है। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोथल से, धौलावीरा से, या बनवाली से, या राखीगढ़ी से। तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये धौला से प्राप्त होता है, धौलावीरा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़िए। 51 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। जैमिनी, कनाद, या चारावाक, या बद्रायन। तो उत्तर मीमांसा के जो है, उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक कौन थे, तो बद्रायन जी थे, बद्रायन जी थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये कंबोज जनपद की राजधानी थी, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है साथियों, किसने जो है अवंती के शासक चंड प्रोदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंदुसार, बिंबिसार, या अजातशत्रु, या उदयन। तो कौन भेजा था, जरा आप लोग बताएंगे। तो बिंबिसार ने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिंबिसार। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कड़फिसेस ने किया था, कुजुल कड़फिसेस ने किया था, कुजुल कड़फिसेस ने किया था कुषाण वंश की स्थापना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है,
तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56 को बनाइए। 56 को देखिए, 56 में क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? गुलाम को गुलाम कहा जाता है दिल्ली के किस सल्तनत शासक को? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 को बनाएंगे। 57 को देखेंगे, 57 में क्या कहा जा रहा है कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की? दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए। 58 को देखिए, 58 में क्या कहा जा रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा किया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को बनाते हैं। 59 को बनाएंगे। 59 को देखेंगे, 59 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जो शिवाजी ने किस वर्ष जो है छत्रपति की उपाधि धारण किया था? 1665 में, 1666 में, 1674 में या 1675 में? तो कब किया था? 1674 में किया था शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 में किया था, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है, किस जो है पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो उसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क या नीना डी कुन्हा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम क्या था? नीना डी कुन्हा, नीना डी कुन्हा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाएंगे। 61 को देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में हुआ था। पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी को हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तत्वबोधनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 को बनाएंगे। 63 को देखेंगे। 63 में क्या कहा जा रहा है, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाएंगे। 64 को देखेंगे। 64 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जो है भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम? तो किसकी नहीं लगती है सीमा? म्यांमार से, ये पूछा जा रहा है। तो त्रिपुरा की नहीं लगती है। अगर त्रिपुरा की बात किया जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है? अगरतला। और यहाँ के सीएम कौन है? बिप्लब देव। और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है, सत्यदेव नारायण आर्य है। क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। 65 को देखिए। 65 में क्या कहा जा रहा है, गॉडविन जो है आस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी के स्थित है? लद्दाख या जास्कर या काराकोरम या कैलाश? तो किस पर्वत शिखर के श्रेणी में आता है? तो एक काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी के शिखर में आता है, पर्वत शिखर श्रेणी के अंतर्गत आता है गॉडविन आस्टिन, K2। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाएंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में या नागालैंड में या सिक्किम में? जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है? जुक्कू घाटी बताएंगे, इसका जवाब देंगे। तो कहाँ है? तो ये नागालैंड में। अगर नागालैंड की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और यहाँ के सीएम का नाम बताएंगे, नेफ्यू रियो है। और यहाँ के गवर्नर RN रवि जी हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ब्यास का, झेलम का, चिनाब का या रावी का? तो ब्यास का ही आपका एक प्रवाह भारत में है, ब्यास का। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को। 68 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा, ये रोटी पकाने वाला तावा नहीं, ध्यान रखेंगे। किसकी सहायक नदी है? तावा। तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, तावा, ध्यान रखेंगे। ये नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 की तरफ देखेंगे। 69 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 69 में कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय में, असम या तमिलनाडु में? तो कहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है उत्तर पूर्वी मानसून से? तो तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और यहाँ के CM MK स्टालिन है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित साहब है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेटूर परियोजना श्रावस्ती नदी पर या ताप्ती पर या कावेरी पर या टोंस पर? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाएंगे। 71 को देखेंगे। 71 में क्या कहा जा रहा है कि ताती पाक्का तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? असम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या गुजरात में? तो ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है? अमरावती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर तेलंगाना का पूछता तो क्या होता है? हैदराबाद। इसको ध्यान भी रखेंगे। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन साहब है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, जो कि जनगणना से कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो शहरी जनसंख्या किस में है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ के सीएम का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 को देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो सुंदरवन या मनार की खाड़ी या कच्छ का रण या कोल्ड डेजर्ट? तो बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो कच्छ का रण है, कच्छ का रण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को बनाते हैं। 74 में क्या कहा जा रहा है कि लोही एक नस्ल है। लोही भेड़ की एक नस्ल है, बकरी की, गाय की या भैंस की? तो एक प्रकार का भेड़ की नस्ल है लोही, भेड़ की नस्ल है क्या चीज? लोही। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को बनाते हैं। 75 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 259, अनुच्छेद 378 या अनुच्छेद 368? तो किस में जो है संशोधन की प्रक्रिया एक पूछा जा रहा है? शक्ति एवं संविधान में संशोधन की शक्ति प्रक्रिया का वर्णन किस संशोधन का किस अनुच्छेद में है? तो जवाब देंगे तो अनुच्छेद वो 368 में है, अनुच्छेद 368 में है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 368 में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को बनाते हैं। 76 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति शासन लागू है। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 को बनाएंगे। 77 में क्या कहा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इस साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, साधारण बहुमत के द्वारा यह पारित होगा, साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं, 78 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 को बनाते हैं। 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। यह वर्ष 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल से पहले शुरू होता है। तो क्या होगा सही जवाब? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही नहीं है। कह रहा है पहले शुरू होता है, लेकिन ये शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत शुरू हो जाता है, पहले नहीं, इसीलिए ये सही नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को की तरफ। 79 को देखेंगे। 79 में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अब सुमिलित नहीं है ये बताना है आपको, तो बताएंगे साथियों। निर्वाचन भाग 15 तो एकदम ही सही है, सुमिलित है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 ये भी सही है। आपको सब भाग अगर नहीं याद किए हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। संविधान संशोधन भाग 20 ये गलत है, भाग 20 होगा यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है भाग 10 ये सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो SC इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि भाग यहाँ पे 20 होता तो सही होता। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 को देखेंगे। 80 में क्या कहा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसको सौंपता है? लोक लेखा समिति को या संसद को या राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रखेंगे किसको सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखेंगे 81 में क्या कहा जा रहा है मित्रों। 81 की तरफ की पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने या जीवी केराव समिति ने? तो कौन पारित किया था जरा आप लोग बताएंगे। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने जो है सर्वप्रथम सिफारिश किया था पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ।
82 को देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 को बनाएंगे। 83 में क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी है? तो 233 है निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233 है। और कुल पूछता तो 245, क्योंकि 12 मनोनीत किए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 12 मनोनीत किए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन या पंचायती राज? तो पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 85 को बनाएंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम 1 बार, प्रत्येक माह, 3 माह में कम से कम 1 बार, 6 माह में कम से कम 1 बार। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? तो 2 माह में कम से कम 1 बार जो है पंचायत की बैठक का होना जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे 86 की तरफ देखेंगे। 86 को देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 86 कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? सदस्यों की कुल संख्या की आधी, या सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, या सदस्यों की कुल संख्या का 20वां भाग, या सदस्यों की कुल संख्या का 1/4? तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी जो है ये इसकी कोरम की आवश्यकता है। कितना? तो आधी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 को बनाएंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व देना, आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जवाब? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना जरूरी है। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 में देखेंगे। 88 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? नीति आयोग करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है राष्ट्रीय आय की गणना। क्वेश्चन नंबर 89 को बनाइए। 89 को बनाइए आप लोग। 89 में क्या कहा जा रहा है? कौन सही है? अब दे दिया है ऑप्शन, अब पूछ रहा है कौन सही है, पढ़िएगा तब ना। कहा जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि व्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो हाँ, ये प्रदर्शित करता है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में। दूसरा, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। तो हाँ, ये भी करता है। तो दोनों सही है। इससे क्या हो जाएगा जवाब? 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। 90 को देखिए। 90 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि विश्व जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है भैया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 को देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है कि कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पूछे तो पेट्रोलियम उत्पादन से। नहीं जानते हैं तो एकदम इसको नोट आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 की तरफ बढ़ेंगे। 92 को देखेंगे। 92 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? निम्न में से कौन सा एक जो है अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि संबंधित उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? और कौन पोर्टल है? तो ई नाम जो है पोर्टल, ये क्या करता है? उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ई नाम, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाएंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो कब की गई थी? तो 1948 में किया गया था स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 को बनाएंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि श्रम गहन उद्योग वह है जहां श्रमिकों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती है या श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो हाँ, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है श्रम गहन उद्योग में, श्रम गहन उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 95 को बनाइए। 95 को देखिए, 95 में क्या कहा जा रहा है कि ग्रेट जो है डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या मैक्सिको में? तो ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखेंगे, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 96 को बनाइए। 96 को देखिए, 96 में क्या कहा जा रहा है? रीगा, बिहार में भी रीगा है, जगह का नाम, स्टेशन का नाम है। तो इसको ध्यान, वो रीगा नहीं पूछा जा रहा है, रीगा किस देश की राजधानी का नाम है ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे लिथुआनिया का या कोसोवा का या लाताविया का, मैसेडोनिया का। तो रीगा जो है किसका राजधानी का नाम है बताएंगे? तो लाताविया का राजधानी का नाम है, देश के नाम है लाताविया। लाताविया देश है, उसकी राजधानी क्या है? रीगा है, ध्यान रखेंगे, लाताविया की राजधानी रीगा है। आगे हम लोग बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जो है भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? हंगरी, अजरबैजान या चेक गणराज्य या लिथुआनिया? तो भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा देश नहीं है बताएंगे आप लोग? तो लिथुआनिया जो है भू आवेष्टित देश नहीं है, यह जो है बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखेंगे कौन हो जाएगा? लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 को देखेंगे। 98 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। बहुत ही क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसकी स्थापना पूछे तो 1946 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 की तरफ बढ़ेंगे। 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप, तो वाकर कप जो है बैडमिंटन से, टेनिस से या गोल्फ से या पुलुस होता है। वाकर कप जो है किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, वाकर कप। आगे हम लोग देखेंगे इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा जिनेवा में किया गया था। हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा कहाँ किया गया था? जिनेवा में। कब किया गया था वो पूछा जा रहा है। तो 1863 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।